नमस्कार दोस्तों, अगर आप राजस्थान प्रशासनिक सेवा परीक्षा में सफल होना चाहते हैं तो अभी से आपको मुख्य परीक्षा के लिए तैयारी शुरू करनी पड़ेगी। आपको अपने टाइम टेबल में प्रीलिम्स के लिए कुछ समय निर्धारित करना पड़ेगा, आपका रीडिंग मटेरियल निर्धारित करना पड़ेगा। लेकिन मुख्य परीक्षा के लिए अगर आप अभी से सिंसियरली तैयारी शुरू नहीं करते हैं तो आप मुख्य परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकते। आरएस मुख्य परीक्षा के थर्ड पेपर का व्यवहार वाला पार्ट हम शुरू कर चुके हैं और उसमें हम पढ़ रहे हैं विभिन्न प्रकार की बुद्धियों या इंटेलिजेंसेस के बारे में। हम कॉग्निटिव इंटेलिजेंस के बारे में पढ़ चुके हैं, कल्चरल इंटेलिजेंस के बारे में जान चुके हैं, सोशल इंटेलिजेंस क्या होती है ये भी हम चर्चा कर चुके हैं और इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में भी हम एक एपिसोड में आपसी वार्ता कर चुके हैं। आज के एपिसोड का विषय है स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस या आध्यात्मिक बुद्धि। आध्यात्मिक बुद्धि का कंसेप्ट दाना जोहर ने दिया है। दाना जोहर के साथ ऐसे और कौन कौन से विचारक थे जिन्होंने स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस पे बहुत कुछ लिखा है। दाना जोहर एक पुस्तक की को ऑथर है। उस पुस्तक का नाम है स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, वेल्थ वी कैन लिव बाई। दाना जोहर अपने लेखन में आध्यात्मिक बुद्धि की परिभाषा देती हैं। वो कहती हैं एबिलिटी टू एक्सेस वैल्यूज ही स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस है। अर्थात हमारे जीवन के क्या मूल्य हैं उन तक हमारी पहुंचने की क्षमता। अबाइडिंग पर्पजेज यानी हमारे जीवन के कुछ ऐसे उद्देश्य हों जिनके प्रति हमारा जबरदस्त लगाव हो और हम उन उद्देश्यों को हासिल करने के लिए निरंतर प्रयासरत रहें, ऐसी क्षमता। मोर क्रिएटिव लाइव्स, बहुत ही सृजनात्मक तरीके से जीवन जीने की क्षमता। एबिलिटी टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, वर्तमान जो सिनेरियो है, वर्तमान परिदृश्य है जिसमें परंपरागत जो सोच है उससे बाहर सोचने की क्षमता। ह्यूमिलिटी, विनम्रता एंड एक्सेस टू एनर्जीज दैट कम बियॉन्ड ईगो। ईगो हमें एनर्जी देता है, अहम हमें एनर्जाइज करता है, काम करने की प्रेरणा देता है। दाना जोहर कहती हैं कि आध्यात्मिक बुद्धि हमें वह क्षमता प्रदान कर देती है कि हम ईगो के बियॉन्ड जाकर भी अपनी एनर्जी प्राप्त कर सकते हैं कार्य करने के लिए। आध्यात्मिक बुद्धि के 12 सिद्धांत माने जाते हैं। पहला सिद्धांत है सेल्फ अवेयरनेस या आत्म जागरूकता। इसका अर्थ है नोइंग व्हाट आई बिलीव इन, स्वयं ये जानना कि मैं किस बात में विश्वास करता हूं। एंड वैल्यू, और किस चीज की कद्र करता हूं, कौन से मूल्यों की कद्र करता हूं। व्हाट मोटिवेट अस, हमें या मुझे क्या प्रेरित करता है, इसको जानना कहा जाता है आत्म जागरूकता। स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस का दूसरा प्रिंसिपल है स्पॉन्टेनिटी, स्वाभाविकता। रेस्पॉन्सिव टू द मोमेंट, यानी जो भी परिघटना, घटना, क्षण है उसके प्रति हमारा रेस्पॉन्सिवनेस, संवेदनात्मक तरीके से उस घटना के प्रति, उस मोमेंट के प्रति प्रतिक्रिया। तीसरा सिद्धांत है विजन एंड वैल्यू, दृष्टि और मूल्य। एक्शन बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स एंड डीप बिलीफ्स, यानी आध्यात्मिक बुद्धि से संपन्न व्यक्ति के ऐसे गहरे विश्वास होते हैं, ऐसे सिद्धांत होते हैं, उन विश्वासों और सिद्धांतों के आधार पर वह व्यक्ति काम करता है। चौथा सिद्धांत है होलिज्म, यानी एकत्व की भावना। भारतीय साहित्य में मिलता है विश्व बंधुत्व, यानी सी द लार्जर सिनेरियो, यानी वृहद परिप्रेक्ष्य में चीजों को देखना और समझना। कंपैशन, करुणा, अर्थात डीप एम्पैथी, इस दुनिया के हर व्यक्ति के प्रति जबरदस्त समानुभूति, इसे कहते हैं कंपैशन। सेलिब्रेशन ऑफ डाइवर्सिटी, आध्यात्मिक बुद्धि से संपन्न व्यक्ति विविधता का उत्सव मनाता है। वह उन व्यक्तियों को भी सम्मान देता है जो कल्चरली, फंडामेंटली, प्रिंसिपली हमसे डिफरेंट हो। सातवां सिद्धांत है इंडिपेंडेंस या स्वतंत्रता या स्वाधीनता। इसका अर्थ है स्टैंडिंग अगेंस्ट द क्राउड, यानी भीड़ के खिलाफ खड़े होने का साहस। उस भीड़ के खिलाफ खड़े होने का साहस जो सैद्धांतिक रूप से गलत है।
8वां सिद्धांत है ह्यूमिलिटी यानी विनम्रता, किसी भी प्रकार के अहंकार का अभाव। 9वां सिद्धांत है टेंडेंसी टू आस्क फंडामेंटल व्हाई, हर चीज के बारे में ये सवाल कि आखिर इसका आधार क्या है, आखिर इसके अस्तित्व का मूल्य क्या है, आखिर मेरे जीवन के अस्तित्व का आधार क्या है, मेरे जीवन जीने का नजरिया क्या है, मैं क्यों जी रहा हूं। 10वां सिद्धांत है एबिलिटी टू रीफ्रेम, यानी किसी भी समस्या को वाइडर कंटेक्स्ट में समझने की कोशिश, इसे कहते हैं एबिलिटी टू रीफ्रेम। 11वां सिद्धांत है पॉजिटिव यूज ऑफ एडवर्सिटी, यानी समस्याएं आए, असफलताएं आए, स्थिति आए कि लोगों को लगे कि बहुत ही निराशाजनक स्थिति है, लेकिन उस निराशाजनक स्थिति का भी सकारात्मक और सृजनात्मक तरीके से स्वयं के जीवन में उपयोग, सकारात्मक उपयोग। और 12वां सिद्धांत है सेंस ऑफ वोकेशन, देने का भाव, यानी हर व्यक्ति इस सृष्टि से बहुत कुछ प्राप्त करता है, लेकिन आध्यात्मिक बुद्धि से संपन्न व्यक्ति में ही देने का एक विशिष्ट भाव होता है। यही है आध्यात्मिक बुद्धि के 12 सिद्धांत। जोर कहती हैं कि 3 विभिन्न प्रकार की संपत्तियां हम सृजित करते हैं अपनी बुद्धि से। पहली है मेटेरियल कैपिटल, ये आईक्यू से सृजित होती है। इसका अर्थ है व्हाट आई थिंक, व्यक्ति वही करता है जो सोचता है। दूसरी कैपिटल है सोशल कैपिटल, सामाजिक पूंजी, ये इमोशनल इंटेलिजेंस से डेवलप होती है। इसका अर्थ है व्हाट आई फील, व्यक्ति जो महसूस करता है वह करता है। तीसरी कैपिटल या तीसरी पूंजी है स्पिरिचुअल कैपिटल, आध्यात्मिक पूंजी, ये सृजित होती है स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस से। इसका अर्थ है व्हाट आई एम, मैं क्या हूं। सोशल कैपिटल को परिभाषित किया है फ्रांसिस फुकुयामा ने। उन्होंने एक बुक लिखी है ट्रस्ट द सोशल वर्च्यू एंड द क्रिएशन ऑफ प्रोस्पेरिटी। उन्होंने अपनी पुस्तक में इस बात का उल्लेख किया है कि हम सामाजिक पूंजी को माप सकते हैं। सामाजिक पूंजी को कैसे मापा जा सकता है? द अमाउंट ऑफ ट्रस्ट इन सोसाइटी, सोसाइटी में लोग एक दूसरे पर कितना विश्वास करते हैं। एम्पैथी, पीपल फील फॉर ईच अदर, लोग एक दूसरे के प्रति कितने सहानुभूति रखते हैं, कितनी समानुभूति रखते हैं। कमिटमेंट टू द हेल्थ ऑफ द कम्युनिटी, समुदाय के स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता और उसके स्वास्थ्य वर्धन के प्रति प्रतिबद्धता, इन सब से माप सकते हैं हम सामाजिक पूंजी। यहां समाज या समुदाय के स्वास्थ्य का अर्थ है रेट ऑफ क्राइम, अगर अपराध की दर ज्यादा है अर्थात समुदाय का स्वास्थ्य खराब है। डाइवोर्स की रेट, कितनी साक्षरता है, और लिटिगेशन या वाद विवाद या मुकदमे कितने हैं। इन सब के आधार पर हम किसी भी समुदाय या समाज का स्वास्थ्य जांच सकते हैं। आध्यात्मिक पूंजी की अगर बात करें तो आध्यात्मिक पूंजी का अर्थ है व्हाट इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट फॉर, यानी व्यक्ति या संगठन का अस्तित्व किस चीज के लिए? क्या केवल मटेरियल कैपिटल गेन करने के लिए? क्या केवल जीने के लिए, घूमने के लिए, अच्छा खाना पीना रहना, इसके लिए? इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन बिलीव इन, व्यक्ति या संगठन किस बात में गहरा विश्वास रखते हैं? एस्पायर टू, क्या हासिल करने की आकांक्षा है, इच्छा है, आशा है। एंड टेक्स रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर, और किस चीज के लिए वो जिम्मेदारी लेते हैं, व्यक्ति भी और संगठन भी। ये सब कही जाती है आध्यात्मिक पूंजी। दोस्तों, दानाजोर कहती हैं कि जो आपसी सहयोग है, चाहे व्यक्तियों का हो चाहे संगठनों का, नॉट सस्टेनेबल फॉर लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक बरकरार नहीं रहता। क्यों? वो ये कहती हैं कि लैक ऑफ विजन, दृष्टि के अभाव का अर्थ उनका ये है कि जो सहयोग है ज्यादातर बेस्ड ऑन वन काइंड ऑफ कैपिटल, एक ही प्रकार की पूंजी पर सहयोग बनता है। वो कैपिटल है मेटेरियल कैपिटल, भौतिक पूंजी के आधार पर लोग या संगठन आपस में जुड़ते हैं, और चूंकि इस पूंजी के आधार पर जुड़ाव लंबे समय तक नहीं टिक सकता, इसलिए वो कहती हैं विजन की जरूरत है।
विजन का अर्थ है समथिंग वी रीच फॉर, हम कहां पहुंचना चाहते हैं, हमारी आकांक्षा क्या है और हमारे काम करने के पीछे ड्राइविंग फोर्स क्या है, क्या चीज हमें मोटिवेट करती है, क्या चीज हमें अभिप्रेरणा देती है, ये कहा जाता है विजन। वो कहती हैं कि कोलैबोरेशन को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए स्पष्ट विजन की आवश्यकता है और विजन के लिए जरूरी है कि हम सोशल और स्पिरिचुअल कैपिटल को मटेरियल कैपिटल के साथ इंटीग्रेट करें, क्योंकि स्पिरिचुअल कैपिटल मटेरियल और सोशल कैपिटल की आधारशिला है, फाउंडेशन है। वे कहती हैं ऑल थ्री आर कनेक्टेड बट स्पिरिचुअल इज फंडामेंटल, इट सपोर्ट्स बोथ। बहुत ही रुचिकर टॉपिक है, आप भी थोड़ा इसको डिटेल में पढ़ने की कोशिश करना, अच्छा भी लगेगा और परीक्षा में अगर पूछ लिया गया तो आप बहुत ही बेहतरीन अंक अर्जित करोगे। आज के एपिसोड में इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।